नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा, आपका दोस्त और आपका होस्ट। न्यूज़ टाइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी-कभी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो जाती है, जिसने अपने जॉनर में कुछ ऐसा हासिल किया है जो अद्वितीय है। कभी-कभी ऐसे शख्स से मिलने को दिल करता है, जिसने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी हैं। कभी-कभी ऐसे व्यक्ति से सुनने को दिल करता है, जिसने जिंदगी की बहुत बड़ी ऊंचाइयां और शोहरत भी हासिल की है। ऐसा कौन है दुनिया में जो शोहरत हासिल नहीं करना चाहता? ऐसा कौन है जो दुनिया में अपना अपने चेहरे को जाना-पहचाना नहीं बनाना चाहता? कामयाबी सबको चाहिए, पर कामयाबी क्या सबको मिलती है? क्योंकि उसके लिए जो मेहनत, शिद्दत, लगन चाहिए, ये जो इनपुट्स हैं, ये हर व्यक्ति दे नहीं पाता है। पर हाँ, शॉर्टकट से कामयाबी पाना चाहता है। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति शॉर्टकट से कामयाबी पाना चाहते हैं, उन्हें बड़ी कामयाबी का रास्ता भूल जाना चाहिए, क्योंकि कामयाबी का मतलब ही मेहनत है, लगन है और लगातार एक दिशा में कार्यरत रहना। जो विजन आपने बनाया है, जो दूरदृष्टि बनाई है, जो फोकस है, जो कमिटमेंट है, और इन सब से एक बड़ी चीज होती है, जब आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। चाहे पॉजिटिव एटीट्यूड हो, सेल्फ एस्टीम हो, कम्युनिकेशन हो, मोटिवेशन हो, गोल सेटिंग हो, विजन हो, कुछ भी हो, सारी क्वालिटीज है। लेकिन एक क्वालिटी मैं सबसे बड़ी मानता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक क्वालिटी ऐसी है जिसके सामने बाकी सारी क्वालिटीज गौण हो जाती है। वो क्वालिटी है करेज की, आपके साहस की, जिंदगी में कुछ हासिल करने की। अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, कमिटमेंट है, सेल्फ एस्टीम है, कम्युनिकेशन है, अगर साहस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो साहस सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया में हर सक्सेस स्टोरी, एक्चुअली देखा जाए तो साहस की सक्सेस स्टोरी है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी साहसिक स्टोरी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पिलखुआ से अमित खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम पहले भी अपने दर्शकों के साथ आपसे मुलाकात कर चुके हैं, और एक छोटे से कस्बे से आने वाला व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है, उसके लिए फिर वही एक चीज चाहिए, साहस। और फिर बिल्कुल उसके सही। बाद जब आपकी लगन है और बाकी चीजें आती हैं, सब कुछ साथ में जुड़ जाती हैं, तो यकीन मानिए, सफलता की एक बेहतरीन रेसिपी बन जाती है। मैं आपको थोड़ा सा अमित खान जी के बारे में दर्शक मित्रों बता देता हूं कि जो इनका कैरिस्मेटिक कैरियर रहा है, कमांडर कर्ण सक्सेना के रचयिता हैं ये। और ये किताब, यानी कि कहा जाए ये पूरी सीरीज जो है, श्रृंखला जो है, भारत में लाखों करोड़ों लोगों की, क्या कहते हैं कि एक फेवरेट श्रृंखला है जिसको वो पढ़ते हैं, और अब तो वो ऑडियो फाइल्स में भी है। दरअसल कई भाषाओं में, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी में भी उपलब्ध है। तो कमांडर करण सक्सेना एक ऐसा चरित्र इन्होंने पैदा किया जो पूरे भारत के अंदर लोगों को रोमांचित करता है। ऑडियो ड्रामा सीरीज स्पॉटिफाई पर भी उपलब्ध है, और अभिनेता सोनू सूद, आप जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो कमांडर करण सक्सेना की आवाज है स्पॉटिफाई के ऊपर। बहुत सारी और भी सीरीज, बहुत सारी और भी इनके जो लेखन है वो काफी फेमस हैं। 12 साल की उम्र से लेखन जो स्टार्ट किया, तो फिर आज तक वो जारी है। और जो उनकी जो पूरी सीरीज है लोकप्रिय, जो कमांडर करण सक्सेना की है, कुल 50 से ज्यादा, बल्कि 58 से ज्यादा उपन्यास उस पर आ चुके हैं, और हर एक के अंदर एक अलग किस्म का रोमांच है। मुझे लगता है कि इसके अलावा रीटा सान्याल नाम की भी एक सीरीज है, उसमें भी लगभग जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है करीब 22 उपन्यास हैं, और गॉड फादर सीरीज भी है, और अन्य कई इनके जो है रंग रूप है, जो आज हम जब इनसे बातचीत करने जा रहे हैं तो वो सारे के सारे रंग, दर्शक मित्रों, आपके सामने आएंगे। अमित जी, बहुत बहुत जी, स्वागत है। आज तो चौपाल धन्यवाद। अच्छी सजा ली है हाँ, आपने। हाँ, जी, जी, तो जी। मजा आ गया देखकर। पहले तो बताइए, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे हैं। अभी चूँकि शो आया है, तो उसी की सब सरगर्मियाँ हैं और अच्छा लगता है।
कि पिलखवा से लेखन का ये सफ़र शुरू किया, किताबों से ये लेखन का सफ़र शुरू किया, फिर ऑडियो बुक, अभी वेब सीरीज़, और एक अलग दुनिया में आ गए हैं। तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो ये ऐसा भी नहीं बोल सकता कि सपनों के सच होने जैसा है, चूँकि हमने तो कभी सिर्फ़ काम किया, इतने बड़े सपने भी कभी नहीं देखे थे काम करते हुए। तो मैं इसे तो सपनों के सच होने जैसा भी नहीं बोल सकता। सिर्फ़ हाँ, ये ज़रूर है, ईमानदारी से अपना काम करते रहें। बाकी आपने यही। सपनों की दुनिया बनाई है एक्चुअली, लोगों के लिए देखा जाए तो हाँ, एक ऐसा भी बोल रोमांच की सकते। दुनिया बनाई है। वो दुनिया बड़ी अजब गजब है देखा जाए तो। ये क्या मतलब क्या ख्याल आया होगा जब आपके माइंड में आया कि लेखन स्टार्ट किया और आप यहाँ तक पहुंचे, ये कैरेक्टर पैदा किया, और हिंदुस्तान का इतना बड़ा चहेता एक्टर जो लाखों करोड़ों लोगों को रोमांचित करता है, ये करण सक्सेना पैदा कहाँ से हुआ सर? कौन है ये करण सक्सेना? देखो, मुझे ईमानदारी से बोलूँ, मुझे खुद आज बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें लगती हैं सब। और मुझे लगता है कि कहीं कोई शक्ति होती है, जो हमसे ही काम करा रही होती है। कि जैसे मैंने 12 साल की उम्र में जब पहली कहानी लिखी थी, तो 12 साल के बच्चे को क्या पता होता है? कुछ भी नहीं। तो पहली कहानी लिखी, एक अखबार में भेजी और छप गई। मैं आज जब किसी 12 साल के बच्चे को देखता हूँ, तो मुझे हैरानी होती है कि मुझे यार छाप कैसे दिया? कि उसको ये ख़्याल नहीं आया इस बच्चे ने कहीं से कुछ चुरा के ना लिख दिया हो, ये इसकी कहानी है या नहीं है। और फिर इतना विश्वास, फिर संपादकों का, और सब लगातार लिखता चला गया और लगातार छपता चला गया। तो मुझे आज खुद ईमानदारी से बोलूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं कमांडर करण सक्सेना की इतनी सक्सेस देखता हूँ, या और अपनी दूसरी चीज़ों की, जब मैं 20, 25, 30 साल पुरानी लिखी हुई किताबें आज खुद पढ़ता हूँ, तो मुझे खुद हैरानी होती है कि मैंने इतनी कम एज में, 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, जब लड़के प्यार मोहब्बत में इन्वॉल्व होते हैं, अलग दुनिया में विचरण कर रहे होते हैं, तो मैं ये सब लिख रहा था और इतने अच्छे से लिख रहा था, इतनी समझदारी मेरे अंदर थी। तो मुझे लगता नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, ये तो सच में कोई शक्ति है, जो जी। मुझसे ये काम करा रही थी। तो शायद ईश्वरीय कृपा रही हमेशा जीवन में, कि हमेशा जो-जो चाहा वो मिलता चला गया। और फ़ोकस, सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि ज़िंदगी में फ़ोकस बहुत था, कि सिर्फ़ किताबें बिक रही हैं तब भी हम किताबें लिख रहे थे, किताबें नहीं बिक रही हैं तब भी हम किताबें लिख रहे थे। आज मेरे पास पब्लिशर्स के बहुत फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं, आज फ़िक्शन थोड़ा कम बिक रहा है, मोटिवेशनल बुक्स ज़्यादा बिक रही हैं, आप मोटिवेशनल लिखिए। तो मैंने कहा, हमने तो पहले भी उस तरह से सिर्फ़ बिकने और मार्केटिंग के पॉइंट से नहीं शुरू किया था। तो मैंने कहा, मैं तो वही लिखूँगा जो अभी तक लिखता आया। तो बिके, नहीं बिके, आज नहीं बिक रहा, कल बिकेगा। तो कम बिक रहा है, जब ज़्यादा बिक रहा था तब भी हम थे, जब आज कम है तो ऐसा नहीं कि हम चीज़ों को छोड़ के भाग जाएँ। तो मुझे लगता है कि फ़ोकस बहुत ज़रूरी है, एक विधा में काम करते रहना ज़रूरी है, और ये सोचे बिना काम करते रहना ज़रूरी है कि हम कितना कामयाब हैं, कितने कामयाब नहीं हैं। तो मुझे लगता है अगर हम एक जगह काम करते रहें, तो शायद मुकाम अपने आप मिल जाता है, हमें उसे पाने की भी ज़रूरत या चाहत की भी ज़रूरत नहीं होती। ये आपने सही कहा, और मैं भी कहीं न कहीं आपके साथ अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर पाता हूँ। आप राइटर हैं तो मैं 18 बुक्स का ऑथर होने के नाते, और वो सारी मोटिवेशनल बुक्स हैं, मैं आपको बताऊँ। अरे क्या बात आपने है! मोटिवेशन का नाम लिया तो वो मोटिवेशनल बुक्स लिखी, फिर 6 ओरिजिनल बुक्स थी जो मैंने इंग्लिश में लिखी थी, फिर बाद में कई भाषाओं में उनका कई बुक्स का अनुवाद हुआ, हिंदी में, उड़िया में, उर्दू में, अरे और बढ़िया! इसके अलावा कुछ और भाषाओं में भी अनुवाद, मराठी में भी हुआ। और उसमें एक उर्दू में जो अनुवाद हुआ था, उसमें मुझे महाराष्ट्र का उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड तक मिल गया उसके अंदर। तो अब मुझे भी हैरानी हुई कि मैंने ऐसे क्या लिख दिया था। तो मैं एक राइटर होने के नाते, लेखक होने के नाते आपके साथ अपने आप को जोड़ पाता हूँ कहीं न कहीं, और मैं भी आपके साथ वाले शहर हापुड़ से निकला हूँ, बिलख जो अगला हाँ, स्टेशन है ज़रूर। हापुड़ से। हुँ, हुँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे आपको देख के फिर उसकी याद आती है, जूल्स वर्ने की भी याद आती है, शायद मैंने एक बार पहले भी ज़िक्र किया था, जिन्होंने एक बुक लिखी थी 20,000 लीग्स अंडर द सी। तो अ उनके पिताजी एक नाविक थे, तो बचपन से नाविकों की कहानियाँ सुनते थे फ्रांस के अंदर, तो उसको शौक था कि मुझे भी लेके जाएँ, तो पिताजी कहते थे बड़ा हो जाएगा तो ले जाऊँगा। थोड़े से बड़े हुए, तो कहते अब तो आप मुझे लेके जाओ, मेरी उम्र इतनी हो गई है। तो कहते नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं लेके जाऊँगा, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, तुम कुछ और पढ़ लिख लो। तो फिर ज़िद में आ गया लड़का, और आके कहने लगा कि
मैं आज के बाद फैसला करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी किसी यात्रा पे नहीं जाऊँगा। जहाज की तो छोड़िए, किसी भी यात्रा पे नहीं जाऊँगा। और ये पुराना ज़माना था, आज से 200 साल पहले की बात है, 250 साल पहले की, नैंटिस शहर के अंदर, फ्रांस के अंदर। फिर उसने सारी किताबें जो लिखी ना, कल्पना की दुनिया में लिखी। क्या जिस बात टाइम दुनिया सोच नहीं पाती थी कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे बिजली पैदा हो सकती है और आपके घर में बल्ब जल सकता है, वो कल्पना उसने तभी कर ली थी। जब किसी ने सोचा नहीं था कि पानी के नीचे सबमरीन्स चलेंगी, तो उसने सबमरीन्स चलाई वहाँ पर अपने फ़िक्शन के अंदर और उसका नाम रखा नॉटिलस। और जब अमेरिका ने अपनी पहली एटॉमिक सबमरीन बनाई, तो उसका नाम नॉटिलस ही रखा उसने। क्या बात और इतनी चीज़ें जो बताई स्पेसक्राफ्ट की और बाकी ग्रहों की, वो आज जो सत्य हो रही हैं। बल्कि एक चीज़ रह गई जो अभी तक मुझे रोमांचित करती है, कि जो उसने लिखा था कि वो भी होगा, कि समुद्र के अंदर आइलैंड्स होंगे, उनको आप टो करके कहीं भी ले जाओगे। क्या बात है। आप सोचिए कि इस व्यक्ति की उड़ान कैसी थी? उसने दुनिया में करीब-करीब अनगिनत ऐसी चीज़ें लोगों को दी हैं, कल्पना लोक की शक्ति से, जिसे दुनिया पढ़-पढ़ के रोमांचित होती थी। तो वो कई बार वो आपका जो रोमांच है ना उसके अंदर आपके कमांडर करण सक्सेना का, तो मुझे लगता है कि वो जूल्स वर्ने की वो जो किताबें हैं, 20,000 लीग्स अंडर द सी और बाकी जो है, वो मुझे उनकी याद आ जाती है। नहीं, देखिए कल्पना लोग बहुत ज़रूरी होता है और जो हम कल्पना करते हैं, वो पढ़े आज ना हो लेकिन आने वाले समय में वो सही साबित होती हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं और कल्पना करना बहुत ज़रूरी है। कल्पना इसीलिए राइटर्स हैं, कल्पना लोग की एक दुनिया बना लेना। तो यही जीवन है, ऐसा नहीं है कि जो कहानियाँ होती हैं वो फ़िक्शन होती हैं, हम नाम उन्हें फ़िक्शन दे देते हैं, लेकिन है तो वो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ कहीं न कहीं और अगर नहीं है तो आने वाले समय में वो सच साबित होती हैं। तो बिल्कुल जी, सही बोल रहे हैं आप। जी। बिल्कुल। और अभी कई लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि आपकी बुक्स तो अब 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, अपडेट कीजिए। मैं कहा मोटिवेशनल बुक्स तो हमेशा अपडेटेड रहती हैं, वो तो ऐसी हैं कि थोड़ा बहुत अपडेशन करना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, पता नहीं कहाँ-कहाँ से ढूँढ-ढूँढ के आ जाते हैं अलग-अलग भाषाओं के, सर ये बुक अच्छी है, मार्केट में बिकती है तो आप दे दीजिए। तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। हुँ। लेकिन अमित खान जी, आपने जब कमांडर करण सक्सेना, आजकल की डेट में जॉनर्स बदलते रहते हैं, लोगों की चॉइस बदलती है, शौक बदलते हैं। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं कि मतलब जो लोगों के बदलते हुए टेस्ट हैं, ख़ास तौर से जो यंग हैं, आज के युवा हैं, टीनेजर्स हैं, जो बहुत जल्दी रीडिंग हैबिट से क्या कहते हैं कि उसका तसव्वुर नहीं कर पाते हैं। तो आप उनको आकर्षित करने के लिए क्या करते क्या हैं? कैसे उनको अपनी ओर लेकर आते हैं? देखिए, मुझे लगता है आपने हमेशा जो यंग जनरेशन है, 18 से 24-25 का जो एज ग्रुप के जो लड़के-लड़कियाँ हैं, मुझे लगता है सबसे पहले उनसे जुड़कर रहें और उनकी सोच से वाकिफ़ रहें कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह की चीज़ें उनको पसंद है, उनकी पसंद, नापसंद, बदलती हुई दुनिया। उससे अगर आप कनेक्टेड रहते हैं और एक राइटर को, हमारे जैसे राइटर को, जो बेसिकली एंटरटेनमेंट बुक्स लिखता है, जो फ़िक्शन लिखता है और हम जो रीडरशिप अपनी मानकर चलते हैं कि 18 साल से लेके 24, 25, 26, 27 यानी 30 की एज ग्रुप तक के जो हमारी रीडरशिप है, तो हमने हमारी एज कितनी बढ़ती चली जाए उससे कोई लेना-देना नहीं। हमने अपने आप को वहीं फिक्स रखने की ज़रूरत होती है सबसे पहले कि हम एक 18 साल से 30 साल के लड़कों की तरह ही, लड़के-लड़कियों की तरह ही सोचें। उनके जीवन यापन को अच्छे से देखें। होता क्या है जब हमारी एज बढ़ रही होती है तो हम जो पिछली नई जनरेशन होती है, उसके साथ थोड़ा कटने लगते हैं। उनको लगता है हम ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा सोचते हैं तो हमारे वैचारिक मतभेद होने लगते हैं, जो कि एक लेखक के लिए बहुत गलत है। हमने वक़्त के साथ बदल जाना चाहिए, जो पहली बात है। और जहाँ तक कमांडर कैलान सक्सेना की बात है, कमांडर कैलान सक्सेना का प्लस पॉइंट ये है कि मैंने कभी जब शुरू किया था तो सरदार भगत सिंह से बहुत इम्प्रेस होकर शुरू किया था। चूँकि बचपन में सरदार भगत सिंह की कहानियाँ पढ़ा करते थे, तो एक देशभक्त किरदार बनाने की बात आई तो मुझे थोड़ा मनोरंजक किरदार चाहिए था और बहुत रूखा-रूखा कैरेक्टर नहीं चाहिए था। तो मुझे सरदार भगत सिंह के किरदार में एक चीज़ बड़ी कमाल लगती थी कि बड़े हैंडसम थे और लड़कियाँ उनसे बड़ा प्रेम करती थीं, लेकिन भगत सिंह जो हैं वो देश से बड़ा प्रेम करते थे। तो ये जो बेसिक लाइन है इसमें मुझे बड़ा मनोरंजन दिखाई देता था और इसी को मैंने कमांडर कैलान सक्सेना में कन्वर्ट किया
कि कमांडर करण सक्सेना भी बहुत लड़कियां बहुत फैन है, लेकिन कमांडर करण सक्सेना देश से प्यार करता है। तो उसकी एक बड़ी फेमस लाइन भी है कमांडर करण सक्सेना की, जो इसी वन लाइन पर है कि लड़कियां दीवानी उसकी, हर जगह एक प्यार की कहानी उसकी, एक अकेला दिल वो किस किस को देगा जो पहले ही देश पर अपना दिल हार चुका हो, देश के दुश्मनों को मार मार कर लाल किले पर मार चुका हो। तो वो फोकस था भगत सिंह उनको लेकर, और तो थोड़ा एंटरटेनमेंट, और मुझे लगता है राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति एक ऐसी चीज है जो कभी भी बदलती नहीं है। एक होता है ना, जैसे हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जो हमारा वो जज्बा माँ बाप से प्यार करने का, बहन भाई से प्यार करने का, जो आज से 40 साल पहले था या 100 साल पहले था, वही जज्बा आज भी है। उसी तरह से हमारा देश भी है। तो देशभक्ति का जो जज्बा होता है उसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं होती। तो जो वो 30 साल पहले जो मैं किताब लिखता था वो आज भी वैसी की वैसी है। तो चैनल्स और सबको कुछ भी उसमें बासीपन नहीं दिखाई देता, वो शायद एक प्लस पॉइंट है। और एंटरटेनमेंट वैल्यू उसके अंदर शुरू से मेरे माइंड में फोकस था, तो वो डाली गई हैं। तो वो आज भी किताबें सब उन्हीं परिस्थितियों में खड़ी होती हैं। हाँ, एक चीज जरूर बदली है, पहले इंटरनेट नहीं था। गूगल ने जो हमारी दुनिया बदली है वो कमाल अंदाज में बदली है, और आज बहुत आसान हो गया है गूगल की वजह से। पहले तो मुझे रिसर्च में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, चूंकि हमारे सब इंटरनेशनल मिशन होते थे। तो मैं चावड़ी बाजार दिल्ली में एक जगह है, वहां से मैप लेके आया करता था, चाइना के, पाकिस्तान के, अमेरिका के, ब्रिटेन के। तो मैप हमारा सहारा होते थे। फिर मैं अपने दो दोस्त जरूर बना के रखता था हमेशा, क्राइम लिखते हुए। एक मेरा लॉयर एक दोस्त हमेशा होता था, और एक डॉक्टर दोस्त हमेशा होता था। तो ये शुरू में जो आज से 10-15 साल पहले जो हम राइटिंग करते थे बहुत टफ थी रिसर्च के पॉइंट से। और आज की डेट में मैं सोचता हूं कि अब तो बहुत आसान हो गया है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाइए, अपना सवाल डालिए और जवाब आपके सामने हाजिर है। तो दुनिया बहुत बदली, अच्छी हो गई है दुनिया में, ये बोल रहा हूं। लेकिन ये हमने आपने सही स्ट्रगल बहुत किया। ये आपने सही कहा। दर्शक मित्रों, पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, और एक यात्रा की एक छोटी सी कहानी से समझ लीजिएगा उसको। कि जैसे कि ये स्पॉटिफाई पर एक सीरीज है इनकी, कमांडर करण सक्सेना, और आवाज सबके चहेते सोनू सूद की है इसमें। इसके साथ में ये भी कमांडर करण सक्सेना का ही एक पोस्टर है यहाँ पर। ये तो खैर हमारे अमित खान साहब ही हैं बिल्कुल। और ये एक और इनका टाइटल है सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ, तो इसमें लगता है कोई अच्छी खासी सर्जिकल स्ट्राइक की होगी उन्होंने कहीं ना कहीं। और फिर ये बिच्छू का खेल, ये भी एक इनकी एक सीरीज है, एक उपन्यास है जो कि काफी पॉपुलर रहा है और काफी लोगों ने खरीद के पढ़ा भी है। वेब सीरीज बनी है उस पर। जी, वेब सीरीज बनी है। और ये है एक वैज्ञानिक की तलाश। ये भी एक, मुझे लगता है कि जिसपे जिज्ञासा होती है पूरी की पूरी, कि भाई कैसे तलाश की जाएगी, ये उसी पृष्ठभूमि पर बनी हुई है। और साथ में लौह लेखनी का शानदार दस्तावेज कमांडर, तो ये अमित खान बेस्ट सेलर के ये भी इसमें आते हैं। और आखिर में मेरा देश मेरे लोग, कमांडर करण सक्सेना की सीरीज में फिर से सोनू सूद का यहाँ पे तस्वीर आपके सामने है। खैर, चलिए आते हैं वापस। अब एक बात है अमित खान साहब जी, कि लोगों के टेस्ट बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैंने उनके टेस्ट को बदलते इतने तीव्र गति से कभी नहीं देखा। आज मेरी भी एज 67 ईयर्स की है, और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं रेडियो ट्रांजिस्टर की एज से लेके और आज मैं मोबाइल की एज तक आ गया हूं। और वहाँ पे गूगल भी है, और क्या कहते हैं कि चैट जीपीटी भी हमने एक्सपीरियंस कर लिया देखा जाए तो। और एआई की जो नई फॉर्म्स आ रही हैं वो भी हमारे सामने जल्दी आ रही हैं। टेक्नोलॉजी के जो इनोवेशंस हैं वो भी देखे हैं। तो आजकल की जो जनरेशन जो काफ़ी हद तक देखा जाए तो टेक्निकल गैजेट्स के अंदर, वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उनके पास वक्त नहीं हो पाता कि वो उठ के कभी कोई किताब पढ़ लें।
लेकिन ये ऑब्सेशन इंडियन कॉन्टिनेंट में ज्यादा है गैजेट्स का। ये ऑब्सेशन आपको यूरोप में और अमेरिका में नहीं मिलेगा। वहां आज भी लोग किताबें खरीदकर पढ़ना पसंद करते हैं, और उनकी सिर्फ सेल्स ही नहीं, बल्कि उन लोगों की जो प्रायोरिटीज है कि दे डिवोट लेस टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और जब तक कोई जरूरी ना हो तब तक कोई मैसेज वगैरह नहीं देते हैं। हमारे यहाँ तो 24 घंटे ही मैसेज चलते रहते हैं, जरूरी हो या ना हो। तो ऐसे बदलते हुए टेस्ट के साथ आप अपने लेखन को कैसे एडजस्ट कर रहे हो? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कहानियों की दुनिया भी बदल रही है। और ये बात सच है कि आज की डेट में जो बुक है, पेपर बैक है, वो थोड़ा सा कम हुआ है पहले के मुकाबले बिकना। लेकिन मेरे लिए तो बहुत ओवर एक्साइटमेंट की बात यह है, मैं एक्साइटमेंट की जगह ओवर लगा के बात कर रहा हूँ, कि आज ई बुक बहुत अच्छी लोग, रीडरशिप है उनकी, बहुत पढ़ रहे हैं। किंडल पे बहुत पढ़ी जा रही है। मेरी तो प्रतिलिपि पर मिलियंस में से रीडरशिप है। मैं जब वो रीडरशिप देखता हूँ मुझे हैरानी होती है कि मैंने जब प्रतिलिपि वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया था और मैंने वहां पर बुक्स दी उनको, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि यहाँ पर कोई पढ़ने वाले होंगे ऐसे। फिर मेरे पास फोन कॉल आने शुरू हुए रीडर्स के, अरे वहां पे तो आपकी बुक्स जो है लाखों में पढ़ी जा रही हैं। तो मैंने तो प्रतिलिपि ऐप भी डाउनलोड नहीं की थी तब तक, और फिर मैंने प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड की, तो आज सबसे ज्यादा बड़ी मेरी रीडरशिप है जो मिलियंस में है। तो ये प्लस पॉइंट है कि अगर पेपर बैक पे कम हुआ है तो प्रतिलिपि, किंडल जैसे हमारे पास बड़े प्लेटफॉर्म आ गए जहां पर एक बड़ी रीडरशिप है तो वो कहानियां हैं, है तो किताबें। फिर इसके बाद एक ऑडियो बुक का एक बड़ा चलन शुरू हो गया, जहां पर लाखों की तादाद में लोग आज कहानियां सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और जो मुझे दिखाई देता है, ये वेब सीरीज और फिल्म्स तो हैं ही, है तो वो कहानियों का रूप ही ना। हम जो एक किताब लिखी है, आज किताब के कितने सारे ऑप्शन हैं कि हम जो किताब लिखते हैं उस पर ई बुक बनती है, फिर ऑडियो बुक बनती है, फिर वेब सीरीज या फिल्म्स बनती हैं। फिर अभी तो एक और चलन हमारे जीवन में शुरू हुआ है कि रीजनल की जो लैंग्वेज हैं हमारे, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, इन सब की दुनिया खुल रही है कि सबको ही लगता है कि हम जिस तरह का लेखन करते हैं इनकी रीडरशिप वहां पे भी बहुत है। तो आज की डेट में मेरा ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा काम चल रहा है अलग अलग भाषाओं में। तो बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की बात मुझे नहीं लगती, बल्कि मुझे तो और ज्यादा बेटर लगता है पहले के मुकाबले। पहले क्या है, सिर्फ हमारी किताबें बहुत बिकती थी, ये सब माध्यम नहीं थे। आज की डेट में किताबों की सेल जरूर थोड़ी कम हुई है, लेकिन बाकी सब माध्यम बढ़ गए हैं। और किताबों का भी मुझे बहुत नेगेटिव इसके लिए नहीं लगता, जैसा भी आपने खुद कहा कि ये कुछ साउंड का इशू हुआ क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, कैरी ऑन। मैंने ऑफ किया, मैंने कुछ साउंड साउंड के हिसाब से मैं कई बार ऑफ कर देता हूं अपना माइक। आप कैरी अच्छा, ऑन। वो कंफ्यूजन हो गया था मुझे, तो वहीं से शुरू कर लें, कोई टेंशन नहीं है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा रीडरशिप है, हमारे यहाँ कम दिखाई देती है। तो ये बदलता हुआ जो वक्त है, चूंकि उन्होंने गैजेट्स बहुत देख लिए हैं, सारी चीजें बहुत देख ली, अभी हमारे लिए वो सब कुछ नया नया है। तो उसी दौर में हम भी पहुंचने वाले हैं। 5-10 साल के बाद हम भी इन गैजेट से बहुत परेशान हो जाएंगे, और हम भी फिर वहीं जाएंगे कि फिर हमारी किताबों की भूख बढ़ेगी, हम वापस किताब पढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। तो बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं मुझे लगता लेखकों को। हाँ, ये जरूरी है कि हम लेखन अच्छा करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। क्योंकि आज जो हम एक भी किताब लिख रहे होते हैं, मैं तो एक कहानी भी लिखता हूँ 5 पेज की, उसको आज बहुत वक्त देता हूँ कि हम तो ये मान के चलते हैं कि हम 5 पेज की एक कहानी भी लिख रहे हैं तो 10-20-30 साल के बाद वो जीवित रहने वाली है। उसमें किरदारों के नाम ऐसे होने चाहिए जो लोग 20-30 साल बाद भी उससे कनेक्ट करें। इवन पॉलिटिकल और वो सब चीजें उसमें कनेक्टेड ना हो, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो मैं मानता हूं कि आज जो पॉलिटिक जो हमें जो लीडर्स हैं जो बहुत बड़े नजर आते हैं, जब वक्त गुजर जाता है, जब 20-30 साल बाद हम आगे निकल जाते हैं, तो सर उन्हें कोई नहीं पूछता। कहानियां जिंदा रहती हैं, कहानियों के किरदार जिंदा रहते हैं। आज जैसे हम गबन के टाइम पीरियड में चले जाएं, मुंशी प्रेमचंद जी के, तो उस टाइम ऐसे बहुत से लीडर होंगे, बहुत, जो तब लगता होगा बहुत बड़े हैं, तब गबन एक छोटी सी चीज लगती होगी। लेकिन आज गबन के जो किरदार हैं वो ज्यादा बड़े हैं सर। उन लीडर्स को, उन चीजों को कोई, उन जैसे लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। तो मैं तो बहुत ज्यादा किरदारों के ऊपर आधारित किरदार ज्यादा बड़े रखने चाहिए आपने, और राजनीति और इनसे ज्यादा इंप्रेस होकर कभी कहानियों में नहीं डालनी चाहिए चीजें।
चूंकि वरना आपकी कहानियां छोटी हो जाती हैं 30-40 साल बाद। चूंकि उन किरदारों को पढ़ने का क्रेज किसी में नहीं होता है कि इनको पढ़ना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी से कनेक्टेड जो आपके किरदार हैं, वो कहीं ना कहीं 20-30 साल बाद उस दौर में भी लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं। बड़े लोगों की जिम्मेदारियां अलग हो गई हैं, किरदार अलग हो गए, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरियां, चीजें सब उसी तरह की होती है, लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो कहानियां जिंदा रहती हैं, कहानियों के किरदार जिंदा रहते हैं। तो उस नजरिए की जरूरत है कि हम जो कहानियां लिखें, जो उपन्यास लिखें, वो ऐसे लिखें जो 30-40 साल बाद भी वो जब लोग पढ़ रहे हो तो उससे कनेक्ट कर सकें। ये बात आपने सही कही एक्चुअली। पर कभी आजकल की फिल्में देखें या सीरियल्स देखें तो कमजोर पटकथाएं, कमजोर कहानी, एक छोटी सी किसी इवेंट के ऊपर पूरा ताना बाना बुनने की कोशिश की जाती है। और कहानियों में से, हमारी फिल्मों में से गांव तो गायब ही हो गए हैं, वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है आज की डेट में। तो पूरा का पूरा एक अर्बनाइज सीन है। तो ऐसा लगता है कि 70% भारत तो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब वो पुराने समय में फिल्में आती थी जिसमें करीब करीब हर फिल्म गांव से कनेक्टेड होती थी। फिर एक ऐसा टाइम आया जहां पर थोड़ा मॉडरेशन हुआ, तो अर्बन कल्चर वो भी आ गई बीच में। और अब ऐसा दौर आया कि गांव बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, गांव नजर ही नहीं आते हैं। और कभी कोई सीरियस में गांव दिखाते भी हैं कि हाँ ये छोटा कस्बा है, लेकिन वो स्टोरी तो बंद कमरों की होती है, और कमरे इतने सजे धजे होते हैं जैसे कोई महल होते हैं। तो इसलिए कई बार जब बिल्कुल रियलिस्टिक मूवीज या कोई सीरियल आ जाए, जैसे पंचायत हो गया या फिर लापता लेडीज हो गई, तो लोग फिर से जुड़ जाते हैं उसके साथ में। क्योंकि फिर आपकी पटकथा, संवाद, कहानी, जो चीज आप कहना चाह रहे हैं वो जमीन से जुड़ी हुई है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब लोग फैसिनेशन से बाहर निकलते हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको फिर से देखना चाहते हैं। और ऐसा अगर कोई एक सीरियल या ऐसा कोई पिक्चर आ जाए तो लोग उसको बेहद पसंद करते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपने भी अपने लेखन में कुछ इस किस्म के बदलाव किए हैं, जहां आप गांव से चले या शहर में आए, और फिर आज भी क्या आपके नॉवेल्स में गांव बसता है क्या, या नहीं, गांव अभी से? डिपेंड किरदारों के ऊपर है। और अच्छा। हाँ, और मुझे जो लगता है कि हमारी जो दुनिया है, जो हमने खुद ने बनाई, जब हम कस्बे में रहते थे तब भी बनाई, तो हमने दुनिया नो डाउट थोड़ी सी अर्बन जरूर बनाई। हम्म। तो पल्प फिक्शन, थोड़ी इंटरनेशनल, तो हमने दुनिया शुरू से, यानी जब हम फिलअफवा में थे तब भी वैसी बनाई थी। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आके भूल गए। तो बहुत कलरफुल सी दुनिया, किरदार जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो शायद इसीलिए पल्प फिक्शन लोग कहते हैं। और मुझे उससे कोई गुरेज भी नहीं है, ऐतराज भी नहीं कि हम उस तरह के किरदार, उस तरह की, लेकिन मुझे लगता है कि जब किरदारों को जरूरत होती है, कि होते तो सब छोटे छोटे शहर से ही किरदार हैं, तो जब आते हैं तो उनकी गतिविधियां अलग हो जाती हैं, तो उनमें अगर सच्चाई दिखानी होती है जब किरदारों के अंदर, तो उनकी जो बैकड्रॉप होते हैं उसी तरह से क्रिएट होते हैं। तो उन चीजों को कोई भी नहीं भूल सकता। और जहां पर अगर आपका बेस ही नहीं होगा, धरातल ही नहीं होगा किरदारों का, तो नो डाउट जड़ें ही नहीं होंगी, तो फिर मुश्किल हो जाता है उन किरदारों का खड़े रहना भी। तो मुझे कहीं गांव की कहानी हो या किसी भी शहर की कहानी हो, तो वो अपनी जड़ों से तो कनेक्टेड रखनी ही होगी उन किरदारों को। अब वो डिपेंड, अलग अलग किरदार होते हैं। जैसे मैं अभी एक नया नॉवल की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो बिहार के एक बहुत छोटे से गांव की कहानी से, उस जगह से शुरू होता है किरदार, जो उसका बचपन, फिर वो बाद में बॉम्बे आता है। तो किरदार को हमेशा उन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि गांवों को भूला जा सकता है। और जहां इस तरह की चीजें नजर आती हैं जो भूल गए, तो वो चीजें बहुत सतही अपने आप दिखाई देने लगती हैं। जी। मेरी तरफ से आखिरी दो सवाल। जी। सोनू सूद कैसे पिक्चर में आए, और कैसे उन्होंने अपनी आवाज को आपकी कमांडर करण सक्सेना की आवाज दी, और हॉटस्टार के साथ यात्रा का आरंभ कैसे होता है, और आगे के प्लान्स क्या है? तो सबसे पहले मैं सोनू सूद साहब के बारे में बताऊं। कोरोना चल रहा था, और कोरोना टाइम में ही स्पॉटिफाई की तरफ से मेरे पास ऑफर आया। और ऑफर क्या था कि बेसिकली यूएसए से मेरे पास एक मेल थी, अमेरिका से मेल थी स्पॉटिफाई पे,
कि हम आपके कमांडर ग्राउंड सक्सेना सीरीज के ऊपर ऑडियो सीरीज बनाना चाहते हैं। तो मुझे हैरानी हुई, कोई अंग्रेज लेडी थी, उनका मेल था। तो मैंने उसे फ्रॉड समझा शुरू में। मैंने समझा मैं हिंदी की किताबें लिखता हूँ, कहाँ अमेरिका, कहाँ कोई गोरी लेडी है, ये कमांडर करण सक्सेना के बारे में क्या जानती होंगी। तो मुझे लगा ये कोई फर्जी कॉल वो है, मेल है। तो मैंने उसका जवाब ही नहीं दिया। तो 15-20 दिन वो ऐसी मेल, फिर उनका सेकंड बार मेल आया कि हम इस पे आपकी ऑडियो सीरीज बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनको तब जवाब दिया, लेकिन मैं तब भी फर्जी समझ रहा था उनको। यानी आप ये समझे मेरी उनसे मेल पे बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था, हम हिंदी में किताबें लिखते हैं, कोई एक अंग्रेज लेडी जो अमेरिका में बैठी हुई है, उसको हमारी किताबों के बारे में नॉलेज कैसे है। तो वो मुझे बात ही हजम नहीं हो रही थी। तो कोई 2 महीने तक वो सब बातचीत चलती रही, पैसे की बातें, टर्म कंडीशन, सब वो चलता रहा, लेकिन मैं बहुत हल्के में ले रहा था। फिर सब चीजें लॉक हो गई। फिर उनकी इंडियन टीम मुझसे आके मिली और इंडियन टीम से बातचीत शुरू हुई। कोरोना था तो मुलाकात नहीं थी, तो वर्चुअल सब इसी तरह से वीडियो पर बातें होती थी। तो फिर उनमें से एक हेड थे, तो मैंने उनको गूगल पे सर्च किया। मैं तब तक सब फर्जी समझ रहा था। तो मैंने जो स्पॉटिफाई के जो इंडियन हेड थे उनको देखा, तो पता चला वो स्टार प्लस में हेड रहे हैं। फिर स्टार प्लस पे मेरे बहुत कुछ लोग परिचित थे, मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने बताया अरे नहीं, उन्होंने सब पॉजिटिव बातें की। तो मुझे यकीन आना शुरू हुआ। तो इस तरह फिर कोरोना वगैरह खत्म हुआ, तो फिर हमारी आमने सामने मीटिंग होनी शुरू हुई। तो तब वो लगा कि हाँ, ये सब सच है, सच है। फिर एक हीरो की बात आई। अच्छा, इस टाइम पीरियड में सोनू सूद ने कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की बहुत हेल्प की, वो कमाल था। मेरा घर और उनका घर बहुत दूर नहीं है, हम अंधेरी में रहते हैं। और मैं जब निकलता था कोरोना में, तो लोखंड वाला साइड हमारा एक एरिया है अंधेरी में, तो बिल्कुल सन्नाटा होता था। उस जगह को देख के दुख होता था कि इतना, पता नहीं हम दोबारा नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे। तो फिर स्पॉटिफाई ने मुझसे जब मीटिंग शुरू हुई, तो उन्होंने बोला कि इसमें हमने कोई बड़ा हीरो कनेक्ट करना है। अच्छा, जब बड़ा हीरो की बात आई कनेक्ट करने की, तो एक बात ये भी थी कि कुछ बड़े बड़े नाम डिस्कस उन्होंने करने शुरू किए मेरे साथ। लेकिन वो नाम ऐसे थे, उसमें 2 चीजें चाहिए थी कि हमने उसके ऊपर पोस्टर भी बनाना है, बड़े ऑडियो सीरीज है, उस हीरो के साथ एक वीडियो भी बनाना है, 1-2 वीडियो भी बनाने हैं, और उसकी फिजिक ऐसी हो जो लगे कि वो कमांडर करण सक्सेना है, यानी कनेक्ट लगना चाहिए, पोस्टर, उसकी फेस वैल्यू भी। अच्छा, ऑडियो में तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी, सिर्फ एक्टर नहीं चाहिए था हमें, एक थिएटर वाला एक्टर चाहिए था, क्योंकि वहां तो सिर्फ आवाज से प्ले करना है। क्योंकि बहुत सारे एक्टर सिर्फ आवाज से प्ले नहीं कर सकते, आपको इंप्रेस नहीं कर सकते। तो कुछ एक्टर ऐसे थे जो थे बड़े, लेकिन वो रिजेक्ट इस चक्कर में हुए हमारे आपस के डिस्कशन में कि ये जब स्क्रीन पे आते हैं तो बड़े हैं, लेकिन वहां पे तो दिखाई नहीं देंगे, तो वहां तो आवाज से प्ले करना होगा, तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो हमें एक अच्छा परफॉर्मर भी चाहिए था। अच्छा, तभी सोनू सूद साहब का नाम बहुत हाईलाइट है, और जिससे लोग लगे कि एक देशभक्त आदमी है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है, जो कमांडर करण सक्सेना की बेसिक लाइन्स हैं उसकी। तो लगा कि सोनू सूद साहब अगर हाँ कर देते हैं, तो ये आज की डेट में बड़ा कनेक्ट होगा उनके साथ। तो तो फिर हम सोनू सूद साहब से जाके मिले, और मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी। मैं बल्कि लग रहा था पता नहीं, चूंकि नाम बहुत बड़ा हो चुका था कोरोना काल में, और हम कोई फिल्म या वेब सीरीज भी नहीं लेके जा रहे थे, हम कोई ऑडियो सीरीज लेके जा रहे थे। लेकिन उन्होंने जैसी कैरेक्टर के बारे में सुना और सब, उन्होंने फौरन पहली मीटिंग में हाँ किया, और फिर बहुत जज्बे के साथ उन्होंने काम किया। और बाकी तो सब चीजें अब लोगों के सामने हैं, स्पॉटिफाई पर अब वो सीरीज मौजूद है। लेकिन इस सीरीज को एक और स्टेप आगे ले जाने में सोनू सूद साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। दूसरा बात हॉटस्टार की आखिरी सवाल के रूप में, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची है? देखिए, हॉटस्टार के साथ ये हुआ कि फिर मेरे साथ पिछले 1 साल से ये चल रहा था कि कमांडर करण सक्सेना पे वेब सीरीज बनने वाली है, ये मुझे पता था, क्योंकि बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म मेरे साथ कनेक्टेड थे जो सब कुछ करना चाहते थे।
लेकिन वर्कआउट होने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कहीं नहीं हो रहा था कहीं। तो फिर हॉटस्टार कनेक्ट हुआ और वहाँ पर एक हेड हैं, पूजा नाम है उनका, तो उन्होंने कमांडर की बहुत बुक पढ़ी थी। तो उनका एक्साइटमेंट बहुत अलग था, कमांडर कराउन सक्सेना को लेकर। चूँकि अब मैंने देखा बहुत ज़्यादा जगह प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ़ लोग ना बातें कर रहे होते हैं, कि कमांडर कराउन सक्सेना आपने अच्छी लिखी, कमांडर कराउन सक्सेना अच्छी, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं होता। तो जब तक पढ़ा नहीं होता तो पता नहीं होता उन्हें। तो वो जो बातें हो रही होती हैं, वो सब गूगल के थ्रू बातें हो रही होती हैं, जो देखा है, पढ़ा। तो जो हेड थी हॉटस्टार की, उनका प्लस पॉइंट ये था कि उन्होंने पढ़ी किताबें और पढ़ने के बाद एक्साइटमेंट आया उनका कि नहीं, इस सीरीज को तो करना ही करना है। तो वो एक प्लस पॉइंट था। और फिर बाकी चीजें सब शुरू हो गई। फिर टाइम पीरियड एक फाइनल किया कि हमने इसको अभी जल्द से जल्द शुरू करना है। फिर एक कमांडर कराउन सक्सेना में एक यंग फेस की जरूरत महसूस हुई, जिनके साथ आगे काफी टाइम तक काम किया जा सके सीरीज में, चूंकि एक सीरीज तो बननी नहीं है, तो जो वक्त भी अच्छे से दे सकें। जो तो फिर उस सब कनेक्शन में फिर गुरमीत चौधरी से मुलाकात हुई और उन्होंने नो डाउट बहुत दिल से काम किया। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी की गुरमीत चौधरी ने। और आज रिजल्ट, आज अभी हमारे 2 एपिसोड आए हैं आज तक, और मुझे लग रहा है लोगों को अच्छे पसंद आ रहे हैं। गुरमीत चौधरी भी कनेक्ट कर रहे हैं, बल्कि मैं शुरू में मैं कंफ्यूज था कि चूंकि कमांडर कराउन सक्सेना 32 साल से मैं उस किरदार को जी रहा था, तो किसी भी एक्टर को उसमें कनेक्ट करना मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन से भरा होता है। जैसे शुरू में मुझे सोनू सूद साहब के ऊपर भी कंफ्यूजन था। तो हमने फाइनल हो गया था, सब हो गया था, लेकिन मुझे लग रहा था ये जब बोलेंगे तो क्या लोगों को कमांडर कराउन सक्सेना की आवाज लगेगी। लेकिन मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि जो जो एक्टर जुड़े, उन सबने कमांडर कराउन सक्सेना बनने के लिए अपनी जी जान से काम किया। वरना एक्टर भी कई बार बहुत हवा हवा में होते हैं, तो जो बहुत सीरियसली काम नहीं करते। इस मामले में मैं लगी रहा हूं कि जब वो जुड़े तो उन्होंने खुद ने चैलेंज लिया इस बात को कि हमने इसमें फिट होना है। वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। जी, कोई आखिरी संदेश दर्शकों के लिए आपकी ओर से? देखिए, मैं तो राइटर्स के लिए बोलना चाहूंगा, लेखकों, कि मुझे लगता है कि आज अच्छे लेखन की बहुत जरूरत है और बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। किताबों के बारे में कोई भी लेखक बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि किताबें अगर कम बिक रही हैं तो भविष्य खराब है। मैं ये बोलता हूं कि भविष्य ज्यादा उज्जवल है। और मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई काम ही नहीं किया। हम आज भी, मुझसे कोई पूछता है कि आप काम क्या करते हो, तो मैंने तो जीवन में कभी कोई काम ही नहीं किया। मैंने तो शौक किया, ये मेरा शौक था लिखना। आज भी मैं सुबह उठता हूँ, किसी दिन काम करने का मन नहीं होता तो नहीं काम करता हूँ, और किसी दिन काम करने का मन होता है तो करता हूँ काम। मतलब मैं तो काम ही नहीं समझता लेखन को। तो मैंने तो कभी जॉब नहीं किया, कभी बिजनेस नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ लेखन ही किया। और लेखन से जिंदगी यहाँ तक आई। छोटे से कस्बे पिलखवा से आज बॉम्बे जैसे शहर में रहता हूँ। परिवार को भी अच्छे से पालता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिवार भी खुश है मुझे लेकर। सबसे बड़ी बात होती है कि उनकी सब इच्छाएं की पूर्ति होती है, और सिर्फ लेखन की बदौलत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अच्छे से काम करें। मैं सब लेखकों से ये कहूंगा, फोकस करके काम करें, किसी एक दूसरे को देखकर बदले ना। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, आपके जो सपने हैं, जो आप खुद देख रहे हैं, बस वो करें। ये नहीं है कि कोई मेरे जैसा बनने की कोशिश करने लगे या मैं मुंशी प्रेमचंद जी जैसा बनने की कोशिश करने लगूं। ये हमने किसी दूसरे के जैसा बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं बस वैसे ही सामने वाले के सामने खुद को पेश करना है। तो लेखकों को बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा लिखना चाहिए, और मुझे लगता है आने वाला कल जो है, आने वाला आज भी बहुत अच्छा है, कल भी बहुत अच्छा होगा। ये आपने सही कहा, और इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि आप जो हो, जो आपकी खुशबू है, आप भी एक फूल की तरह हैं, तो अपनी खुशबू को मेंटेन करके रखिए। जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं उसी को आगे बढ़ाइए। किसी की कॉपी करके तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप कामयाब हो जाएं, लेकिन हमेशा कामयाब हो जाएंगे वो संभव नहीं है, क्योंकि फिर आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है, जो अपनी पहचान है, उसका भी निखरना जरूरी है, क्योंकि वही आप हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं है। तो दर्शक मित्रों, ये थी हमारी एक बातचीत नौजवान राइटर अमित खान जी के साथ में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं।
और न्यूज़ टाइम पे हमेशा हम एक अलग किस्म के कार्यक्रम लेकर आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, और क्वालिटेटिव चीज़ें हमेशा उसमें हमारे दिमाग में टॉप पे रहती हैं। तो अमित खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, आपने बहुत वक्त बहुत निकाला, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी दिनेश। थैंक यू।